नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करने वाले हैं हिंदी व्याकरण से संबंधित लगभग 100 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए काफी मददगार साबित होंगे। चाहे आप किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली टीजीटी पीजीटी संबंधी परीक्षा देने जा रहे हो, या फिर कोई अदर परीक्षा हो जिसमें हिंदी व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि अभी हाल फिलहाल होने वाले DSSB के अंतर्गत परीक्षाएं, एमटीएस की परीक्षा हो या कोई अदर परीक्षा हो जिसमें भी व्याकरण संबंधी प्रश्न आते हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफी मददगार रहेगी, क्योंकि इन्हीं तथ्यों में से, इन्हीं प्रश्नों में से आपको परीक्षाओं में प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो देख लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की। क्योंकि सफलता का राज है निरंतर अभ्यास, इसी उद्देश्य के साथ आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। प्रश्न नंबर 1 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से वकील किस भाषा का शब्द है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफी बार अन्य परीक्षाओं में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो वकील जो है हमारा किस भाषा का शब्द है? अरबी का है, पुर्तगाली का है, फारसी का है या तुर्की का है? तो सही आंसर है हमारा अरबी। अरबी भाषा का शब्द है वकील, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित में से चाय किस भाषा का शब्द है? चाय जो शब्द है जापानी है, फ्रेंच है, चीनी है या अंग्रेजी है? तो चाय भी हमारा जो है चीनी भाषा का शब्द है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में दिया गया है, निम्नलिखित में से स्टेशन किस भाषा का शब्द है? स्टेशन जो है आपको पता ही है, ये एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है। स्टेशन, ना कि डच का, चीनी का नहीं, फ्रेंच का नहीं, अंग्रेजी भाषा का शब्द है स्टेशन। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4। संकर शब्द का अर्थ क्या होता है? विदेशी, तत्सम, तद्भव या दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। तो संकर शब्द होते हैं हमारे दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बना हुआ एक शब्द। जैसे कि उदाहरण के रूप में मैं आपको बता देती हूँ, रेलगाड़ी। रेल जो है शब्द, रेल हमारा जो शब्द है अंग्रेजी भाषा का शब्द है, प्लस गाड़ी जो है हमारा हिंदी भाषा का शब्द है। तो दो अलग अलग भाषाओं से मिले हुए जो शब्द है, इससे बना रेलगाड़ी। तो ये एक हमारा किस प्रकार का शब्द अगर पूछ लिया जाए तो संकर शब्द है। आगे बढ़ते हैं। विदेशी शब्द भी जो दूसरी देशों की मतलब दूसरे देश की जो भाषा है उनसे लिया गया शब्द, जैसे कि अरबी, फारसी, अंग्रेजी, ये सभी हमारे विदेशी शब्द कहलाएंगे। तत्सम शब्द हमारे संस्कृत के शब्द होते हैं, तद्भव शब्द हमारे हिंदी के शब्द होते हैं। ध्यान रखना है, जो संस्कृत के शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जो मूल रूप से हिंदी के शब्द होते हैं वे हमारे तद्भव शब्द होते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में यही पूछ लिया, रेलगाड़ी निम्न में से किस प्रकार का शब्द है या किसका शब्द है? देशज शब्द है, संकर शब्द है, तत्सम शब्द है या विदेशज शब्द है? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको पता ही है, शंकर शब्द है। रेलगाड़ी हमारा एक शंकर शब्द है। आगे बढ़ते हैं। वानर का तद्भव रूप क्या होता है? वानर का तद्भव रूप आपको बताना है। वानर का तद्भव रूप हो जाएगा बंदर। तो आप बताइए, आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगला प्रश्न। दर्शन का तद्भव रूप क्या होता है? दर्शन हमारा एक तत्सम शब्द है। किस प्रकार का शब्द है? तत्सम। तो इसका तद्भव रूप क्या होगा? तो सही आंसर है हमारा दर्शन। तो इस प्रकार जो लिखा जाएगा वो हमारा जो है हिंदी का, मूल रूप से हिंदी का शब्द है, जिसे हम तद्भव शब्द कहेंगे। इस प्रकार से अगर दर्शन लिखा होगा तो ये एक तत्सम शब्द है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? कोट, अजीब, उद्गम या खेत? इनमें से तत्सम शब्द बताना है। तो यहाँ पर जो दिया गया है, उद्गम शब्द हमारा एक तत्सम शब्द है। कोट आपको पता ही है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है, विदेशी शब्द है अजीब भी। और खेत हमारा जो है हिंदी का शब्द है, तद्भव शब्द। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं प्रश्न नंबर 9। जल्दी जल्दी प्रश्नों को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि काफी सारे प्रश्नों को हमें करना है, और लगभग लगभग 100 प्रश्नों को हम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इन्हीं ये पिछले परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न है, PYQ है भाई। इन्हीं प्रश्नों में से काफी सारे प्रश्न आपको परीक्षाओं में देखने को मिल सकते हैं। तो देखते हैं, अपील निम्न में से किसका शब्द है?
देशज है, विदेशज है, तत्सम है या तद्भव है। अपील जो शब्द है हमारा वो विदेशज शब्द है, दूसरी भाषा से लिया गया शब्द है। और ये विदेशी भाषा में किसका शब्द है? ये अंग्रेजी का शब्द है। अंग्रेजी शब्द है अपील। आप लोगों ने अपील तो आप लोगों ने पता ही है, जो ये किसी उच्च न्यायालय में फैसले या पुनर्विचार या प्रार्थना करने या किसी की सहायता या निवेदन के लिए जो याचिका प्रस्तुत की जाती है उसे हम अपील कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10। मगहई निम्न में से किसका शब्द है? मगहई जो है हमारा किसका शब्द है? तद्भव है, विदेशज है, तत्सम है या देशज है? तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। मगहई, मगहई जो है एक तद्भव शब्द है, तो ध्यान रखना है, हिंदी का शब्द है। आगे बढ़ते हैं। संधि निम्न में से किसका शब्द है? संधि तद्भव शब्द है, विदेशज शब्द है, तत्सम शब्द है या देशज शब्द है? तो सही आंसर है इस प्रश्न का हमारा संधि जो है एक तत्सम शब्द है, संस्कृत से आया हुआ हिंदी में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 12। लोटा निम्न में से किसका शब्द है? लोटा तद्भव है, विदेशज है, तत्सम है या देशज है? तो लोटा हमारा एक देशज शब्द है, जो आम बोलचाल के जो स्थानीय भाषाओं में प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं वे हमारे देशज शब्द कहलाते हैं। देखते हैं आगे, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में पूछा गया है, कमल निम्न में से किस प्रकार का शब्द है? योग रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, रूढ़ शब्द है? तो कमल जो है इनमें से रूढ़ शब्द है, आपको ध्यान रखना है। जितने भी नाम होते हैं वे हमारे सभी के सभी जो है संज्ञा शब्द होते हैं, वे हमारे सभी के सभी जो है रूढ़ शब्दों में प्रयोग होते हैं। आगे बढ़ते हैं। पाठशाला निम्न में से किस प्रकार का शब्द है? योग रूढ़ है, यौगिक है, रूढ़ है? तो पाठशाला हमारा जो है एक यौगिक शब्द है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द हमारे यौगिक शब्द कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो मूल शब्द होते हैं नाम संज्ञा जैसे नाम वगैरह, तो ये हमारे रूढ़ शब्दों में आ जाएंगे। और जो दो शब्दों से मिलकर शब्द बनते हैं लेकिन अर्थ तीसरा निकालते हैं वे जैसे कि बहुवरी समास के जितने भी उदाहरण हैं हमारे योग रूढ़ के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे कि उदाहरण के रूप में यहाँ पर आपको प्रश्न देखने को मिलता है, निम्नलिखित में से दशानन किस प्रकार का शब्द है? तो दशानन जो है एक योग रूढ़ शब्द है। कैसे कि 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण, रावण के बारे में कहा गया है। तो एक ये दो शब्दों से मिलकर बना है 10 प्लस में आनंद। 10 प्लस आनंद, आनंद का मतलब होता है सिर। 10 सिर, सॉरी सिर, 10 सिर है जिसके, अर्थात रावण। तो तीसरे को यहाँ पर जो है इस शब्द से तीसरे का बोध हो रहा है, तो हमारे योग रूढ़ के अंतर्गत आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? रिक्शा, कैंची, चाय या कमरा? तो इनमें तुर्की भाषा का शब्द हमें बताना है, कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है शब्द है। तो कैंची जो शब्द है हमारा ये एक तुर्की भाषा का शब्द है। रिक्शा जो है ये जापानी भाषा का है। काफी बार ये भी परीक्षा में पूछा जाता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। चाय हमने देख ही लिया, चीनी भाषा का शब्द है। आगे बढ़ लेते हैं, अगला प्रश्न थोड़ी जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे भाई। देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। वर्षा, आयु, बारात और हाथी। मैंने ट्रिक के साथ आपको तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचान बता रखी है, तो आपको बताइए। वर्षा शब्द हमारा एक तत्सम शब्द है, जिसमें शब्द में भी ऊपर जो है रै दिखाई दे, आधे वर्णों वाले लगभग लगभग हमारे सभी शब्द हमारे तत्सम शब्दों में आते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम जो के तो प्रयोग में लाते हैं वे हमारे जो है संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम जो के तो हिंदी में प्रयोग में लाते हैं वे हमारे कौन से शब्द कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 19। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? समतल, पशु, वाचनालय और विद्यालय। दो शब्दों से मिलकर जो शब्द बनते हैं वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। तीसरे का
दो शब्दों से मिलकर बने हुए शब्द जो तीसरा अर्थ बोध कराता है वे हमारे योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं, लेकिन जो मूल शब्द होते हैं वे हमारे रूढ़ शब्द होते हैं। तो पशु एक जो है रूढ़ शब्द है इनमें से। आगे बढ़ते हैं। और अन्य ये दो दो शब्दों से मिलकर के बने हुए शब्द है। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। बहु, शहीद, पड़ोसी या फिर जो है गोधूम। तो इनमें से जो है तत्सम शब्द है हमारा गोधूम। अगर आपसे पूछा जाए गोधूम शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, तद्भव रूप तो आपको बताना है। गोधूम का तद्भव रूप होता है गेहूं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, गोधूम का तद्भव रूप बताइए। तो इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 21, चक्कर पाणी में निम्न में से कौन सा समास है। चक्कर पाणी, चक्कर पाणी के अंतर्गत हमारा जो है कौन सा समास है, तो देख लेते हैं। सही आंसर है हमारा जो है बहुव्रीहि समास। चक्कर पाणी में बहुव्रीहि समास है। मैंने आपको बताया जो तीसरा अर्थ बताता है चक्कर को धारण करने वाला, अर्थात विष्णु भगवान। तत्पुरुष नहीं होगा, अविभाव नहीं होगा, कर्मधारय नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। पाप पुण्य में निम्नलिखित में से कौन सा समास है। पाप और पुण्य जिसमें योजक चिन्ह लगे हुए होते हैं, जो विलोम शब्द हमारे होते हैं लगभग, वे सभी हमारे जो है द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। तो ध्यान रखना है, सही आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। जैसे कि माता पिता जो एक दूसरे के पूरक होते हैं, भाई बहन, दिन रात या फिर रात दिन कह सकते हो। तो ये सभी हमारे जो है द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। इनकी पहचान, इनके बीच में योजक चिन्ह आपको देखने को मिलेगा। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रश्न नंबर 23, पंचवटी इनमें से कौन सा समास है। पंचवटी जो शब्द है इनमें कौन सा समास है, तो बताना है आपको। द्वंद्व है, कर्मधारय है, तत्पुरुष है या द्विगु समास है। जहाँ संख्या का बोध होता है वे हमारे कौन वे संख्या का बोध होता है वे हमारे जो है द्विगु समास के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 24, मृग नयनी में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास है, कर्मधारय, बहुव्रीहि या अविभाव समास है। मृग नयनी में जो है हमारा कौन सा समास है, तो आपको बताइए। कर्मधारय जो विशेष्य का बोध कराता है वे हमारे जो है कर्मधारय समास होते हैं। तो मृग नयनी में कर्मधारय समास है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 25, निम्न में से कौन सा पद अविभाव समास का है। आचार कुशल, प्रतिदिन, कुमारी, गृह गृहगत। तो इनमें से जो है जिसमें आगे प्रत्यय भाई आगे जो है उपसर्ग लगा हुआ होता है, जिन शब्दों में आगे अव्यय लगा हुआ होता है तो वे हमारे अविभाव शब्द होते हैं। जैसे कि प्रतिदिन, प्रति एक उपसर्ग है तो ये हमारा जो है अविभाव समास के अंतर्गत आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 26, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ साथ पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। अभी मैंने आपको बताया जहां पर विशेषण विशेष्य का संबंध होगा वो हमारा कर्मधारय समास कहलाएगा। जैसे कि नील। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, देख लेते हैं। चक्कर पाणी में कौन सा समास है। चक्कर पाणी शब्द में हमारा तत्पुरुष है, अविभाव है, कर्मधारय या बहुव्रीहि वो बहुव्रीहि समास है। जो तीसरे का बोध कराए वे हमारे बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। तो जैसे कि चक्कर पाणी मतलब चक्कर को धारण करने वाला, तो कौन है, भगवान विष्णु। विष्णु का बोध करा रहा है यहाँ पर, तो चक्कर पाणी में बहुव्रीहि समास होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22, पाप पुण्य में कौन सा समास है। पाप पुण्य जहाँ योजक चिन्ह आपको दिखाई दे, विलोम शब्द हो या एक दूसरे के पूरक शब्द हो, वे हमारे द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं। पंचवटी शब्द में कौन सा समास है। जहाँ संख्या का बोध हो वे हमारे सभी द्विगु समास के अंतर्गत आते हैं। पंचवटी मतलब 5 वटों का समूह जो है, वृक्षों का समूह पंचवटी कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा
24 मृग नयनी में कौन सा समास है जहाँ विशेषण विशेष्य का बोध हो, वे हमारे जो है लगभग कर्मधारय समास कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा पद अविभाव समास का है? तो अविभाव समास हमारा इनमें से जो है आचार कुशल, प्रतिदिन, कुमारी, ग्राहगत, इनमें से जो है प्रतिदिन हमारा अविभाव समास है। इसमें प्रति उपसर्ग लगा हुआ है आगे, तो ध्यान रखना है जिसमें आगे अव्यय लगा हुआ हो वे हमारे सभी के सभी अविभाव समास के अंतर्गत आएंगे। आगे बढ़ते हैं, जिस समास के उत्तर पद प्रधान होने के साथ साथ पूर्व पद तथा उत्तर पद में जो है किसका बोध होता है, किससे संबंध होता है, विशेषण विशेष्य का। तो ध्यान रखना है वे सभी हमारे कर्मधारय समास होते हैं। तो आंसर हो जाएगा कर्मधारय। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार पूछे हुए हैं, शब्द के भेद। तो उत्पत्ति के आधार पर आपको बताना है शब्द के हमारे 4 भेद होते हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज और विदेशज। तो ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ी जल्दी जल्दी प्रश्नों को करेंगे भाई, काफी सारे प्रश्न रहते हैं हमारे। संस्कृत के ऐसे शब्द जो के तो प्रयोग में होते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। रिपीट हो गया हमारा, ये प्रश्न हमारे रिपीट हो रहे हैं। तो देखते हैं आगे। परीक्षा शब्द निम्न में से किस वर्ग में आता है? तो परीक्षा शब्द हमारा एक तत्सम शब्द है। मजिस्ट्रेट शब्द किस वर्ग में आता है? तो मजिस्ट्रेट जो है एक विदेशज शब्द है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? तो प्रार्थना, लोटा, अग्नि या खेत। तो इनमें से जो है लोटा जो आम बोलचाल की स्थानीय भाषा से लिए गए शब्द है वे हमारे देशज शब्दों के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि लोटा, पगड़ी आदि जो है शब्द हमारे जो है देशज शब्द कहलाएंगे। आगे बढ़ते हैं, स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द हमारे यौगिक शब्द होते हैं, जो 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा यौगिक शब्द है? पुस्तक, विद्यालय या फिर योगी या फिर लेखक। तो इनमें विद्यालय हमारा जो है एक यौगिक शब्द है, विद्या प्लस आलय से मिलकर के बना हुआ शब्द है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? यौगिक शब्द कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रयोग की नजर से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? प्रयोग की नजर से जो बिल्कुल सूक्ष्म का मतलब होता है बिल्कुल थोड़ा सा कम कम कह सकते हो आप। अंतर व्यक्त करने वाले शब्द हमारे किस प्रकार के शब्द होते हैं? वे हमारे समानार्थक शब्द होते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न, यौगिक शब्द निम्न में से कौन सा है? दिन, जलज, पाठशाला या पंकज। तो इनमें से जो है यौगिक हमारा एक जो शब्द है इनमें से पाठशाला है। तो जलज हम जो है कमल को कहते हैं, तीसरे का बोध कराता है, इसलिए योग रूढ़ शब्द है। विभावरी निम्न में से किस प्रकार का शब्द है? तद्भव शब्द है, संकर शब्द है, तत्सम या देशज। विभावरी का मतलब होता है रात, तो आपको ध्यान रखना है। तो ये एक हमारा जो है तत्सम शब्द के अंतर्गत आएगा, तो ध्यान रखना है संस्कृत से लिया गया शब्द है। निम्न में से योग रूढ़ शब्द कौन सा होगा? घुड़सवार, नाग, पीला या फिर लंबोदर। तो आपको पता ही है जो तीसरे का बोध कराए, जैसे कि लंबोदर किसे कहा जाता है? भगवान गणेश जी को। गणेश जी को जो है लंबोदर के नाम से भी संबोधित किया जाता है, अर्थात जो तीसरे लंबा है उदर जिसका, अर्थात भगवान श्री गणेश। आगे बढ़ते हैं, अवनत शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? अ, अव, अवन या नथ। तो अवनत जो शब्द है हमारा इसमें अ उपसर्ग लगा हुआ है। अव का अर्थ होता है, अव का क्या अर्थ होता है? नीचे। नथ का क्या अर्थ होता है? झुका हुआ। अगर इस शब्द का अर्थ पूछ लिया जाए तो अवनत शब्द का अर्थ होता है नीचे झुका हुआ। तो नीचे झुका हुआ, तो आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो सावधानी जो शब्द हमारा इसमें आप
लोगों को पता ही है, बड़ी की मात्रा लगी हुई है सावधान में, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए, सावधानी में ई उपसर्ग है। कनिष्ठ शब्द में प्रत्यय बताइए, तो कनिष्ठ जो शब्द है हमारा, इसमें आपको प्रत्यय बताना है, कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। षट, षट, इष्ट या इष्ट, तो आपको बताना है कनिष्ठ। कनु जो है इसका मूल शब्द है और इसमें कनु में इष्ट प्रत्यय लगा करके कनिष्ठ बना हुआ है, तो ध्यान रखना है इष्ट प्रत्यय लगा हुआ है और कनिष्ठ का मतलब होता है छोटा। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 44। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं। अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय या समास। जो शब्द के अंत में जोड़ा जाता है वे हमारे प्रत्यय कहलाते हैं। जो शब्द के पहले जोड़े जाते हैं, पहले जुड़ने वाले, वे हमारे प्रत्यय उपसर्ग कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है। तो प्रख्यात में जो उपसर्ग लगा हुआ है उसमें पर उपसर्ग लगा हुआ है इस शब्द में, तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है। शब्द के अंत में, शब्द के मध्य में या शब्द के आदि में, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा हमारा शब्द के अंत में हमारे प्रत्यय जुड़ते हैं, ना कि उपसर्ग। और जो है शब्द के आदि में, आदि का मतलब होता है पहले, तो शब्द के पहले जो हमारे क्या जुड़ते हैं, उपसर्ग, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 47। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है वे हमारे प्रत्यय कहलाते हैं। पर एक रिपीट हो गए भाई प्रश्न, तो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रत्युत्पन्नमति शब्द में निम्न में से कौन सा उपसर्ग है। तो इसमें जो है प्रत्युत्पन्नमति में जो है शब्द, इस शब्द के अंतर्गत उपसर्ग पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है ये जो है प्रति, एक सेकेंड भाई, प्रति प्लस उत्पन्न प्लस मति शब्द से मिलकर के बने हुए हुआ शब्द है। तो मूल शब्द है इसमें उत्पन्न, और जो है प्रति, इसमें जो है उपसर्ग लगाया गया है, तो उपसर्ग पूछा जाए तो प्रति है। अगर इसमें प्रत्यय पूछ लिया जाए तो आपको बताना है मति, इसमें प्रत्यय लगा दिया गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गमन को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप निम्नलिखित में से किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। गमन जो शब्द है इसका हमें विपरीतार्थक बनाना है, अर्थात उल्टा बनाना है, तो आप किस शब्द का प्रयोग करेंगे। विलोम बनाना है इसका, तो बताना है आपको गमन में हम जो है किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। आ का, प्रति का, अनु का या उप का। तो आ का हम प्रयोग करेंगे आगमन में। क्या हो जाएगा हमारा आगमन। गमन का मतलब होता है जाना और आगमन का मतलब होता है आना। विलोम, एक दूसरे के विलोम हो जाते हैं ये गमन और आगमन, और विलोम शब्दों में भी पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 51। निर्वासित में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। निर्वासित शब्द में जो है इक प्रत्यय लगा हुआ है, नी प्रत्यय लगा हुआ है, इत प्रत्यय लगा हुआ है या फिर सित प्रत्यय लगा हुआ है। इस शब्द में आपको बताना है कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा इस प्रश्न में इत प्रत्यय लगा हुआ है। निर्वासित के अंतर्गत निर्वासित में इत प्रत्यय लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 52। लेखक शब्द के अंत में निम्न में से कौन सा शब्द, सॉरी भाई, लेखक शब्द के अंत में निम्न में से कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। इक, आक, कै और अक, तो आपको बताना है। सही आंसर है हमारा अक। तो लेखक में जो है लिख प्लस अक हो जाता है लेखक। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 53। अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप निम्न में से किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हमें स्त्रीवाचक शब्द बनाना है अनुज शब्द का। अनुज का मतलब होता है छोटा भाई, तो इसका जो हम स्त्रीवाचक बनाएंगे तो अनुजा, आस प्रत्यय हम लगा देते हैं तो स्त्रीवाचक बन जाता है।
आगे बढ़ते हैं। इसी तरह जो है सूत शब्द को स्त्रीवाचक बनाते हैं तो हम आ प्रत्यय जोड़ करके स्त्रीवाचक बनाएंगे। क्या बन जाएगा? सूता। सूत का मतलब होता है पुत्र और सूता का मतलब होता है पुत्री। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। स्पर्श शब्द का विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? तो स्पर्श जो शब्द है इसका मतलब होता है छूना और स्पर्श कहते हैं भाई हम। इसका अगर विलोम बनाते हैं तो स्पर्श हो जाएगा हमारा शब्द। एक सेकंड भाई, स्पर्श तो आंसर होगा हमारा बी। आगे बढ़ते हैं। इसमें हम उपसर्ग क्या लगाते हैं? है। आगे बढ़ते हैं। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? आपको पता ही है। प्रतिकूल जो शब्द है हमारा, इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो सही आंसर है हमारा प्रति। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्न में से कौन सा उपसर्ग आचार शब्द के पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं भाई? आप देख सकते हो किसी भी प्रकार से घुमा फिरा कर प्रश्नों को पूछा जा सकता है। आपको नॉलेज होनी चाहिए हमें किस प्रकार से प्रश्नों को करना है और अच्छे से ऑप्शनों को देखते हुए वहां पर जो स्टिक आंसर बनता है उसको हमें लगा करके आना है, ताकि और तथ्य और जो है इन प्रश्नों की आपको प्रैक्टिस कर करके जाना है परीक्षा में, क्योंकि काफी सारे प्रश्न इन प्रश्नों में से पूछे जा सकते हैं। संपूर्ण हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्नों को हम इस मैराथन क्लास में करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को आप लाइक करते हुए चले, ताकि और अन्य प्रश्नों को भी मैं यहाँ पर जो है करा सकूं और मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का और अधिक मोटिवेशन मिले। तो देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? उसका अर्थ क्या हो जाता है? जुल्म। तो देख लेते हैं शब्द। आचार शब्द हम यहाँ पर लिख लेते हैं। निराचार, अनाचार या फिर दुराचार या अति अगर हम जोड़ देते हैं इसके अंतर्गत उपसर्ग में तो ये शब्द हो जाएगा हमारा अत्याचार। अत्याचार का अर्थ क्या होता है? जुल्म। जुल्म करना ही अत्याचार कहलाएगा। तो यही प्रश्न में उत्तर पूछा हुआ है। तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा? अति। अति उपसर्ग लगाने पर जो है आचार शब्द में जो है इसका अर्थ जो जुल्म निकल ही आता है। तो ये अत्याचार कैसे बना ये मैंने आपको संधि के अंतर्गत बता ही रखा है। जैसे कि छोटी ई प्लस आ, ये हमारी जो है कौन सी संधि का उदाहरण है? तो छोटी ई और छोटा आ मिलकर के क्या बनता है हमारा? यह। और जो ये हमारी जो है यण संधि के अंतर्गत आते हैं। तो यह हमारा यहाँ पर बन जाएगा छोटी ई और पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण हम लेते हैं संधि के अंतर्गत जब करते हैं। तो छोटी ई हमें तय की मात्रा में से ले ली और हमने यहाँ से ले लिया तो ये बन गया है। ई निकाल ली थी हमने यहाँ से तो आधा तय हमारा बच गया। तो फिर इनके इनके मिलान से क्या बन गया? यह और जो है अत्याचार। तो ये हमारा शब्द बन जाता है अत्याचार। आगे बढ़ते हैं। तो संधि भी पूछ सकते हैं आपसे कौन सी संधि है? तो आपको ध्यान रखना है यण संधि है। और यण संधि की मैंने आपको ट्रिक भी बताई हुई है, जिसमें भी जो है शब्द के बीच में अगर आपको य से पहले कोई आधा वर्ण दिखाई दे या फिर वह से पहले कोई आधा वर्ण दिखाई दे, वे हमारी यण संधि के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना हुआ है? तो आंसर हो जाएगा हमारा बिकाऊ। बिकाऊ हमारा कृदंत प्रत्यय से बना हुआ शब्द है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? चढ़ावा, लावा, भुलावा, दिखावा। तो लावा में जो है आवा प्रत्यय नहीं है। चढ़ावा, बुलावा, दिखावा जो है इन सब शब्दों में आवा प्रत्यय है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 60। इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? गण एक समूहवाचक प्रत्यय है।
जो है वर्ग भी एक समूहवाचक प्रत्यय है, लोग भी है एक समूहवाचक प्रत्यय है। जैसे कि हम गण से बना सकते हैं जनगण, मित्रगण, या फिर आप वर्ग से बना सकते हो कर्मचारी वर्ग। यहाँ पर जो है प्रत्यय क्या लगा हुआ है, वर्ग। यहाँ पर जो है गण प्रत्यय लगा हुआ है। लेकिन कर्मचारी वर्ग या विद्यार्थी वर्ग भी आप कह सकते हो, विद्यार्थी वर्ग। तो इस प्रकार हम शब्द बना सकते हैं। लोगों लोग को लगाकर हम प्रत्यय में अगर प्रयुक्त करें तो क्या बना सकते हैं, जो है जैसे कि हम कह सकते हैं कि वे लोग, आप लोग। तो इस प्रकार जो है हमारे प्रत्यय लग करके लोग शब्द का भी प्रत्यय बन सकता है। केवल प्रेस शब्द ऐसा है जो कि हम जिसमें समूहवाचक प्रत्यय नहीं बनता, तो ध्यान रखना है। ये सभी समूहवाचक प्रत्यय है, गण वर्ग लोग। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रश्न नंबर 61। हिंदी वर्णमाला में अयोग व वर्ण निम्न में से कौन सा है। अयोग व मैंने आपको बता ही रखा है, अंग्य और अ है, जिसे हम की बिंद जो है अनुस्वार और विसर्ग होते हैं। ये हमारे अयोग व के अंतर्गत आते हैं, अनुस्वार और जो है विसर्ग। अंग्य हमारा जो है अनुस्वार है, जिसकी मात्रा हमारी चंद्र बिंदु ये वाली बिंदु लगती है। ये मैं तत्सम तद्भव शब्दों के अंतर्गत जब पहचान की मैंने ट्रिक भी बताई हुई है कि चंद्र बिंदु से संबंधित जितने भी शब्द हमारे वे हमारे तद्भव शब्द के अंतर्गत आते हैं। ये हमारे तत्सम शब्दों में आएंगे। इसी तरह जो है विसर्ग शब्द, विसर्ग भी जो है हमारे लगभग लगभग सभी तत्सम शब्दों में ही आते हैं, तो ध्यान रखना है। इस प्रकार ट्रिक के अनुसार आप जो है बार बार रिवाइज करोगे प्रश्नों को, तो अवश्य ही आपको अधिक स्कोर प्राप्त होगा परीक्षा में, तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 62। वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों के संकलन को वर्णमाला कहते हैं, शब्द गणना को वर्णमाला कहते हैं, या फिर वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो सभी को पता है आपको, वर्णमाला हमारे वर्णों का जो है क्रमबद्ध समूह, क्रमबद्ध भी कह सकते हैं या फिर व्यवस्थित भी कह सकते हैं। क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, ब्रज भाषा कैसी हिंदी है। पश्चिमी हिंदी है, बिहारी हिंदी है, पहाड़ी हिंदी है, या पूर्वी हिंदी है। तो ब्रज भाषा एक हमारी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, जो कि शोर सेनी अपभ्रंश से निकली है। शोर सेनी अपभ्रंश से निकल कर आई है ये, और इससे शोर सैनी अपभ्रंश से निकली है पश्चिमी हिंदी, और पश्चिमी हिंदी से ही जो है 5 बोलियां निकल कर आई है। एक है ब्रज भाषा, दूसरी है खड़ी बोली। अगर इसके स्थान पर खड़ी बोली आ जाए तो भी ये हमारी पश्चिमी हिंदी की बोली है। हरियाणवी भी पश्चिमी हिंदी से ही निकल कर आई है। कन्नौजी, कन्नौजी और बुंदेली, ये सभी की सभी 5 बोलियां हमारी पश्चिमी हिंदी की हैं। बिहारी की मगही, भोजपुरी मैथिली, पहाड़ी में जो है खस आ जाएगी, और पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। काफी बार पूछा जाता है। पूर्वी हिंदी की बोलियां भी आपको ध्यान रखनी है। इन तीनों बोलियों को बार बार परीक्षाओं में रिपीट होती है, परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्थान के आधार पर बताइए मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है। हमें यहाँ पर जो है किस स्थान के आधार पर बताना है, उच्चारण। तो ध्यान रखना है, उच्चारण स्थान के आधार पर हमें मूर्धन्य व्यंजन बताना है। इसमें डैड है, जैज है, पैप है और गैग है। गै हमारे कंठ व्यंजन है। उसके अलावा पैप है ओष्ठ के अंतर्गत आ जाएंगे, ओष्ठ। जैच है जय तालु के अंतर्गत आ जाएंगे, और ढह और डह ये हमारे मूर्धन्य व्यंजन है, जिसके उच्चारण से हमारी जीवा मुड़ जाए वे, ठीक है, ये हमारी, तो ये भी हमारे मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत आ जाते हैं।
देखते हैं आगे, इनमें से अल्पप्राण वर्ण कौन सा है? अल्पप्राण हमें बताना है। मैंने आपको बताया ही हुआ है, अल्पप्राण के अंतर्गत जो है कौन कौन से वर्ण आते हैं। पहला, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा हमारा अल्पप्राण के अंतर्गत आ जाएगा। तो आंसर है हमारा कै और कै हमारा तैथ है। थ में दूसरा वर्ण आ जाता है तो अल्पप्राण नहीं होगा। प फै भी हमारा दूसरा वर्ण है और जो है आ भी नहीं होगा, तो अल्पप्राण में आ जाएंगे हमारे पहला, तीसरा, पांचवा, अर्थात कै और गै हमारा इसमें अल्पप्राण के अंतर्गत आएगा। कै हमारा पहला वर्ण है और गै हमारा तीसरा वर्ण है, तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं महाप्राण में जो है दूसरा और चौथा वर्ण आ जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 66। निम्न में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है? नासिक्य व्यंजन जिन्हें हम पंचम व्यंजन के नाम से भी जानते हैं, तो वे होते हैं हमारे आने खाली वाले जो होते हैं, ये डै ण, ये वाला न, न और मैं, ये हमारे जो है पांचवा वर्ग के पांचवे जो वर्ण होते हैं, स्पर्श व्यंजनों के पांचवे वर्ण हमारे जो है नासिक व्यंजन कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि क, ख, ग, घ, ये हमारा पांचवा वर्ण आ जाएगा इसमें। तो इस प्रकार हमारे पांचवे वर्ण हमारे नासिक व्यंजन कहलाएंगे। आगे बढ़ते हैं, ए और ए एनक और ए टी वर्ण निम्न में से क्या कहलाते हैं? मूर्धन्य, ओष्ठ, कंठ, तालव्य या फिर नासिक है। तो सही आंसर है हमारा इस प्रश्न का ये ए डी और ए एनक हमारे कंठ और तालु उच्चारण के आधार पर कहलाएंगे, क्योंकि कंठ और तालु दोनों से ही बोले जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, मैं आगरा गया था, यह वाक्य कौन सा काल का है? तो मैं आगरा गया था, तो ये एक पूर्ण भूतकाल वाक्य है, तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्न में से कौन सरस्वती का पर्याय नहीं है? सरस्वती का पर्याय वीणा पाणी सरस्वती का पर्याय होता है, भारती भी सरस्वती का पर्याय होता है, वाग्देवी भी सरस्वती का पर्याय होता है, लेकिन जो है जानवी जो है गंगा का पर्यायवाची होता है। तो ध्यान रखना है, गंगा के पर्यायवाची शब्दों के अंतर्गत आएगा जानवी। तो गंगा के और अन्य पर्यायवाची शब्द आप देख सकते हो, नदी भी, देव नदी भी कह सकते हैं, मंदाकिनी भी कह सकते हैं। इसके अलावा भागीरथी भी जो है गंगा का ही पर्यायवाची शब्द है। सुसरिता भी जो है गंगा का पर्यायवाची शब्द है। ध्रुवनंदा भी कहते हैं इसको, ध्रुवनंदा, या फिर आप जो है देवपगा भी कह सकते हैं, देवपगा, देव नदी, देवपगा, मंदाकिनी, भागीरथी, सुसरिता, ध्रुवनंदा आदि जो है ये सभी पर्यायवाची गंगा की, जानवी के पर्यायवाची है, अर्थात गंगा नदी के पर्यायवाची हैं। वो अगर सरस्वती के पर्यायवाची वीणा पाणी, भारती, वाग्देवी, इसके अलावा आपसे पूछा जाए तो इसके अंतर्गत आप जो है शारदा भी इसको कह सकते हो, शारदा भी इसी का पर्यायवाची है। सरस्वती का विमला भी जो है सरस्वती का ही पर्यायवाची शब्द है। और वागेश या वागेश्वरी भी कह सकते हैं, वागेश्वरी, या फिर आप गिरा भी कह सकते हैं, गिरा, ये सब जो है सरस्वती के पर्यायवाची है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 17 देख लेते हैं, कै, ग, ज, व ध्वनियां किस इन निम्न में से किसकी है? दक्षिण भाषाओं की, अरबी फारसी की, संस्कृत की या फिर अंग्रेजी की? तो ये ध्वनियां हमारी अरबी फारसी की ध्वनियां हैं, जिसके नीचे नुक्ता लगा हुआ होता है वे हमारी जो है अरबी फारसी की ध्वनियां हैं। यहाँ पर नीचे नुक्ता लगा हुआ है भाई, ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक से नहीं आपको दिखाई दे रहा, तो जैसे कि फे के नीचे नुक्ता लगा हुआ है, ये सभी ध्वनियां हमारी अरबी फारसी की ध्वनियां कहलाती हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 71, हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी में मूल वर्णों की जो संख्या है वो 52 होती है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 72,
अक्षय ध्वनि निम्न में से किसके अंतर्गत आती है? घोष वर्ण के अंतर्गत, संयुक्त वर्ण के अंतर्गत, तालव्य या मूल स्वर। तो अक्षय ध्वनि हमारी संयुक्त वर्णों में आएगी। संयुक्त हमारे जो व्यंजन है वे 4 होते हैं: अक्षय, त्रय, ज्ञ और श्रय। ये हमारे 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं जो कि कै प्लस श से मिलकर के बना हुआ है अक्षर। तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी शब्दकोश में अक्षय का क्रम निम्न में से किस वर्ग के बाद आता है? अभी मैंने आपको बताया कै प्लस श से मिलकर बना है अक्षय। तो हमारा शब्दकोश के अनुसार देखें तो कै के ही बाद इसका स्थान आएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से किन वर्णों के सहयोग से ग वर्ण बना है? तो आपको पता ही है ग जो वर्ण है हमारा ज्यादा ज प्लस खाली से बना है। तो ध्यान रखना है, आंसर हो जाएगा हमारा डी। सी जो ऑप्शन है इसमें हलंत नहीं लगा हुआ, इसलिए जो है जय में हलंत आधा जय होगा, ये पूरा जय नहीं। ये दो तो है ही हमारे गलत। तो आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है देख लेते हैं भाई। अघोष वर्ण निम्न में से कौन सा है? इनमें से अघोष वर्ण हमें बताना है। सही आंसर क्या होगा हमारा? इनमें से जो है श वर्ण हमारा अघोष वर्ण है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं निम्न में से घ का उच्चारण स्थान क्या है? तो घ का उच्चारण स्थान हमारा कंठ है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ग जो है हमारा एक संयुक्त व्यंजन है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? तय, थ, द, ध, न ये हमारे दंत्य के अंतर्गत आएंगे, लेकिन ट जो है ये मूर्धन्य के अंतर्गत आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तय इसके साथ ही थ, द इसके साथ ही ध और न जो हमारे दंत्य वर्ण होते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये हम कर चुके हैं। अक्षय जो वर्ण है ये क और श से मिलकर बना है, लेकिन भाई क यहाँ पर आधा आएगा, हलंत लगेगा। ये टाइपिंग मिस्टेक की वजह से नहीं है, तो आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्णों की कुल संख्या कितनी है? अगर अयोग व को मिलाकर पूछा जाए, अयोग व को मिलाकर पूछा जाए तो अयोग व को मिलाकर हमारी स्वरों की संख्या जो है 13 है, लेकिन यहाँ पर कुल जो है स्वरों की संख्या पूछी गई है, तो आंसर होगा हमारा 11। अयोग शब्द का प्रयोग नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए हम 11 ही आंसर लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। संस्कृति का विशेषण क्या होता है? तो संस्कृति का विशेषण आपको बताना है। सांस्कृतिक या सांस्कृतिक, तो संस्कृति का विशेषण हो जाएगा सांस्कृतिक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। गहरी लाल साड़ी पहनो, रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। पर विशेषण है, ये संख्यावाचक विशेषण है, संबंधवाचक विशेषण है, कालवाचक विशेषण है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा हमारा पर विशेषण है। जहां पर विशेषण की भी विशेषता बताई जाती है वे हमारे जो है पर विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि साड़ी की यहाँ पर विशेषता बताई गई है लाल। लाल एक क्या है? विशेषण है। और लाल की भी विशेषता बता दी है, किस कैसा लाल है? वो गहरा लाल है। तो यहाँ पर विशेषण की भी विशेषता बता दी है, तो ये हमारा पर विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। तो ध्यान रखना है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। थोड़ा सा ध्यान से प्रश्न को पढ़ करके आंसर देना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक सेकंड भाई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 83। समझदार शब्द में कौन सा विशेषण है? समझदार शब्द में जो है हमारा गुणवाचक विशेषण होगा। आगे बढ़ते हैं। पर्वतीय शब्द में भी पर्वतीय शब्द कौन सा विशेषण है? तो पर्वतीय शब्द में भी जो है एक गुणवाचक विशेषण है। तो ध्यान रखना है, पर्वतीय क्षेत्र या पर्वतीय जलवायु, इस प्रकार से हम क्षेत्र की विशेषता बता रहे हैं या किसी जलवायु की विशेषता बता रहे हैं, तो पर्वत से बना हुआ है पर्वतीय। तो पर्वतीय एक गुणवाचक विशेषण है। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा शब्द में कौन सा विशेषण है? तो आपको पता ही है
परिमाणवाचक विशेषण रहेगा। थोड़ा एक जो है परिमाण बता रहा है, तो आगे बढ़ते हैं। धार्मिक शब्द में कौन सा पद है? तो धार्मिक जो शब्द है हमारा, इसमें धार्मिक शब्द एक कैसा पद है? तो ये पूछा हुआ है। किस प्रकार का क्या धार्मिक संज्ञा शब्द है, सर्वनाम है, क्रिया है या विशेषण है? धर्म से बना है, धार्मिक तो विशेषण है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। क्रिया बनाने के लिए धातु में क्या जोड़ा जाता है? का, ना, गा या ला? क्रिया बनाने के लिए धातु में हम जो है हमेशा ना जोड़ते हैं। जैसे कि खा एक मूल शब्द है तो बन जाएगा हमारा खाना। गा एक मूल शब्द है तो बन जाएगा हमारा गाना। इसलिए जा एक मूल शब्द है, बन जाएगा हमारा जाना। या फिर खेल एक मूल शब्द है तो बन जाएगा खेलना। क्रिया, तो ये क्रिया बनाने के लिए हमें ना जोड़ना पड़ता है, ना प्रत्यय लगाते हैं तो क्रिया बनती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 88। निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? गेहूं पीस रहा है, बालक मैं बालक को जगवाता हूँ, मदन गोपाल को हंसा रहा है, राम पत्र लिखता है। इसमें गेहूं पीस रहा है एक अकर्मक क्रिया है, जहाँ जो क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है, तो वे हमारी अकर्मक क्रिया में आएगी। क्रिया का प्रभाव जो है कर्म पर पड़ेगा तो हमारे सकर्मक क्रिया होगी। निम्न में से किस वाक्य में है अकर्मक क्रिया है? तो ध्यान रखना है इनमें। श्याम भात खाता है, ज्योति रोती है, मैंने उसे पुस्तक दी, उसकी कमीज है। तो इनमें जो है ज्योति रोती है शब्द में, सॉरी भाई, वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। आगे बढ़ते हैं। सुमित सो रहा है, वाक्य में जो है क्रिया का कौन सा भेद है? अकर्मक, सकर्मक, परिणार्थक या द्विकर्मक? तो सही आंसर हो जाएगा अकर्मक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? जो क्रिया अभी हो रही है उसे हम जो है अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है? मोहन सोता है, राम खेलता है, राम क्रिकेट खेलता है, सीता गाती है। तो राम क्रिकेट खेलता है, इसमें सकर्मक क्रिया है, ना कि अकर्मक। तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 93। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य में क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। तो ध्यान, वाक्य दिया गया है आपका, रोहन चाय पीकर बैठ गया। प्रेरणार्थक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, नाम धातु क्रिया है या संयुक्त क्रिया है? तो ये जो हमारी किस प्रकार की क्रिया है? एक नाम धातु क्रिया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, 94। थोड़ा जल्दी जल्दी कर इसलिए कर रही है क्योंकि भाई काफी लंबी वीडियो हो गई है, तो लगभग लगभग 100 प्रश्नों को हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं। अकर्मक क्रिया में इनमें से किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है? धातु पर, कर्ता पर, कर्म पर या फिर क्रिया पर? तो कर्ता पर प्रभाव पड़ता है अकर्मक क्रिया का। आगे बढ़ते हैं। सीता गाना गा रही है, इस वाक्य में क्रिया कौन किस प्रकार की है? पूर्वकालिक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, अनेकार्थी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। गीता गाना गा रही है, इस वाक्य में हमारी सकर्मक क्रिया है। क्या गा रही है? गाना गा रही है, तो प्रभाव किस पर पड़ा? कर्म पर पड़ा है, तो हमारी सकर्मक क्रिया होगी। आगे बढ़ते हैं। रास्ते में खाने के लिए भोजनादि, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो रास्ते में खाने के लिए भोजनादि को हम जो है क्या कहेंगे? पाथ्य कहेंगे। तो ध्यान रखना है। और जो जो रास्ते में जा रहा है, राहगीर है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम पथिक बोलते हैं। तो ध्यान रखना है, यात्री को बोलते हैं यात्री। जो यात्री होता है, पथ पर जा रहा है, पथिक। और वो अपना मतलब खाना साथ लेकर जा रहा है, उस भोजन को हम क्या बोलेंगे? पाथ्य बोलेंगे। तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। वह आग जो जंगल में लगती हो उसे क्या कहते हैं? तो जंगल में लगने वाली आग हमारी, अगर वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग करें तो दावाग्नि कहलाएगी। बड़वा अग्नि, पंचाग्नि, जठराग्नि। तो ये हमारी जठराग्नि होती है, हमारी पेट की अग्नि, पेट में लगी हुई आग
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से शब्दों एवं उसके समक्ष दिए गए वाक्यांशों में से कौन सा असंगत है? प्रकाशित प्रकाश में लाए जाने योग्य, पूज्य पूजनीय योग्य, पोषित वाला या पोषा हुआ, मुमुक्षा मोक्ष पाने की इच्छा। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा, हमें असंगत बताना है यहाँ पर। असंगत यानी कि गलत जोड़ा कौन सा है? तो गलत हो जाएगा हमारा प्रकाशित प्रकाश में लाए जो जाने योग्य नहीं भाई, प्रकाश में जो लाया गया हो वो होता है प्रकाशित। पूज्य होता है पूजने योग्य, पोषित होते हैं पाला या पोषा, मुमुक्षा होते हैं जो है मोक्ष पाने की इच्छा। स्पेलिंग देख सकते हो, परीक्षा में पूछी जाती है। आगे बढ़ते हैं। निम्न वाक्यांश एवं उनके लिए प्रयुक्त एक शब्द कौन सा सुसंगत यहाँ पर बताना है। सुसंगत है तो अर्थात सही है। कौन सा जोड़ा सही है इनमें से देखते हैं। शत्रु को जीतने वाला अजात शत्रु, जो पहले न हुआ हो होनहार, शत्रु को या फिर जो पढ़ा न गया हो अपठनीय, आदि से अंत तक अधोपान को आपको बताना है। तो सही जोड़ा इनमें से कौन सा होगा? तीन हमारी गलत है। आदि से अंत तक हमारा जो है सही आंसर होगा, जिसे हम अधोपांत कहते हैं। जो पढ़ाने गया हो उसे पठनीय नहीं कह, पठनीय होता है जो पढ़ने योग्य होता है, इसे कहते हैं जो पढ़ाने गया हो अपठित। जो पहले कभी न हुआ हो उसे हम होनहार नहीं कहते, उसे हम कहते हैं भाई जो पहले न हुआ हो अभूतपूर्व, अभूतपूर्व। और जो है जो शत्रु को जीतने वाला कौन होता है? जय, शत्रुंजय होता है। और अजात शत्रु से कहते हैं जिसका कोई शत्रु न हो, जिसका कोई शत्रु न हो। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किस विकल्प में वाक्यांश के लिए एक शब्द सही नहीं है। तो यहाँ पर भी हमें जोड़ा देखना है। तो इनमें से खाने की इच्छा रखने वाला जिजीविषा, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासा, या फिर मार डालने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासा, जीतने की इच्छा या वसूबूत करने वाला जिज्ञासा। तो सही आंसर होगा हमारा, सही नहीं है बताना है। तो खाने की इच्छा रखने वाला जिजीविषा नहीं होता, तो खाने की इच्छा रखने वाला होता है बुभुक्षा। बुभुक्षा, तो जो खाने की इच्छा रखते हैं उसे कहते हैं बुभुक्षा। और जिजीविषा होती है जीने की इच्छा रखने वाला। तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में हमने लगभग 100 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। इसी तरह पर परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मैराथन क्लास के माध्यम से और अन्य हिंदी व्याकरण से संबंधित अगर आप प्रश्नों को चाहते हो, आपको लगता है ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं के लिए मददगार साबित होंगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में अवश्य लिख करके बताना आपको क्लास कैसी लगी, क्योंकि आपके कमेंट से ही जो है मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन मिलेगा और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को PYQ को लेकर के जो है आपके सामने आऊंगी। तो ध्यान रखना है, एक एक प्रश्नों को बार बार रिवाइज करके जाना है। ये PYQ है, TSSB में पूछे गए या फिर किसी और अन्य परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को हमने संपूर्ण हिंदी व्याकरण से संबंधित करने की कोशिश की है, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए काफी मददगार रहेंगे। तो अंत में फिर मैं एक बार कहना चाहूंगी कि वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब, साथ में कमेंट अवश्य करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।